तो बात करते हैं सिमिट्री इन रेजिस्टेंसेस की और समझते हैं कि कैसे सिमिट्री वाले क्वेश्चन इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिमिट्री की बात करते हैं वो है मिरर सिमिट्री, और समझते हैं कि इसको एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिरर सिमिट्री, ठीक है। तो बात करते हैं मिरर सिमिट्री की और इसको समझते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट से, कि व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम इसे कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक रेजिस्टेंस 2R है, उसके साथ फिर से ये रेजिस्टेंस 2R है, बाद में एक ये स्मॉल सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये R है और दूसरा रेजिस्टेंस भी ये R है। अब क्या फंडा है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसी को समझते हैं। हम करंट के हिसाब से देखेंगे। ये 2R है, ये 2R है, ये R है और ये R है। बस जहाँ पे करंट जा रहा होगा उसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे और जहाँ पे करंट नहीं जा रहा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। कुछ ऐसा इसमें करते हैं। तो अगर ये टर्मिनल A है, यहाँ से करंट मान लो I1 चला और यहाँ से करंट I2 चला, तो वही करंट इस टर्मिनल B पे यहाँ I1 पहुँचेगा और यहाँ पर I2 पहुँचेगा। सिंपल, क्योंकि सिमिट्री है। अब क्या होता है कि जब यहाँ से I2 जा रहा होगा तो I2 पूरा इसी के थ्रू जाता चला जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ से I1 जा रहा होगा तो I1 ऐसे ज़्यादा चला जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो इस रेजिस्टेंस पे कोई करंट नहीं पास हो रहा होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं पास हो रहा होगा। जब करंट नहीं पास हो रहा होगा तब हम मान लेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, उसको रिमूव करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये है रूल मिरर सिमिट्री का। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मान लेते हैं ये कोई टर्मिनल A है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे गया और थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे गया। यहाँ पे ये टर्मिनल B है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो ऐसे है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे है और फिर अगर मैं इसको पूरा यूँ मिटा दूँ तो एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है, उसके बाद दूसरा एक और रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है और ये जुड़ा हुआ है और यहाँ से रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। सब की वैल्यू R R R है। तो ये R R R R R R और ये R, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पहचानना है कि मिरर सिमिट्री है कहाँ पे, ठीक है। मिरर सिमिट्री है कहाँ पे, तो देखो अगर ध्यान से, तो ये वो चीज़ें जो सिमिट्री बना रही है। अब अगर मैं यहाँ से फिर से वही लॉजिक अपनाऊँ, यहाँ से करंट जाना शुरू होगा I1 और इधर जाएगा I2। एक बात और, जिस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा उसको तो इसका रेजिस्टेंस तो हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से करंट I1 I2 गया और यहाँ पर I1 और I2 पहुँचेगा। तो यहाँ जब हम I2 भेजेंगे तो और यहाँ भी I2 पहुँच रहा है, यहाँ से हमने I2 भेजा और यहाँ भी I2 पहुँच रहा है, तो उस केस में हम ये तो कह सकते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस में जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से रिमूव कर देंगे और वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है। मगर ये हो सकता है कि I1 यहाँ गया हो, यहाँ पे डिवाइड हो गया हो और फिर यहाँ पे मिल गया हो, तो उस केस में यहाँ करंट जा सकता है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। अब अरेंजमेंट आसान भी हो गया, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, दोनों को जोड़ेंगे तो 2R और 2R आ जाएगा, ठीक है। 2R 2R आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये 2R, ये 2R और उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये अरेंजमेंट बन जाएगा। ये A होगा और ये B होगा। अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ तो ये भी हो जाएगा 2R और यहाँ पे ये भी है 2R और
ये भी है 2R। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर सब R हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये R हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ डायग्राम को, तो जब ये R हो जाएगा और इधर ये R है, इधर ये भी R है, और यहाँ पर हमारे पास ये 2R है, ये अभी भी A और B है। तो ये R और ये R तथा ये भी R और ये 2R। हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना था, तो ये तो 3R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो A B के बीच में आएगा, A B के बीच में, वो 2R इंटू 3R, 2R इंटू 3R, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3R प्लस 2R, यानी कि 6R बाय 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 6R बाय 5 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था सिमेट्री पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं मिरर सिमेट्री पे, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सिमेट्री देखते हैं जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। बात करते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री की। फोल्डिंग सिमेट्री से पहले एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो अगर मैं कुछ ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर मान लो है, अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ, और सारे रेजिस्टेंस R के हैं, तो ये सारे रेजिस्टेंस R के ही हैं। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो हम सीधे मिरर सिमेट्री पहले लगाएंगे। सिमेट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो कुछ इस तरह से A और B के बीच में जो सिमेट्री है वो यही एग्जिस्ट करती है, मिरर वाली। ठीक है, तो मिरर वाली सिमेट्री जब एग्जिस्ट करेगी तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि मान लो यहाँ से करंट I1 गया, इधर से करंट I2 गया और इधर से करंट I3 गया। ध्यान से, तो यहाँ से जब ये गया और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से I3 पहुँचा, ठीक है, I3 पहुँचा, और यहाँ से I2 पहुँचा, और यहाँ से I1 पहुँचा। ठीक है, यहाँ से I2। तो देख रहे हो कि R2 ऐसे गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे डिवाइड होता तो ये I2 नहीं होता, पर यहाँ पे I2 डिवाइड नहीं हुआ, ये I2 सीधे सीधे यहाँ आ गया, यानी कि I2 डिवाइड नहीं हुआ। अब I1 यहाँ से गया होगा, हो सकता है यहाँ से डिवाइड हुआ होगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ मिल गया होगा, फिर I1 हो गया होगा, तो उसका केस सही है। लेकिन यहाँ पे I2 तो डिवाइड सर्टेनली नहीं हुआ है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। तो अब ये सर्किट सॉल्वेबल हो गया। अब मैंने जब इसको रिमूव कर दिया तो अब ये सर्किट सॉल्वेबल हो गया। तो ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, पहले सीरीज़ वाले सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ये रेजिस्टेंस बनेगा कुछ इस तरह से होगा। तो इन सभी को सॉल्व कर लिया जाए अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2R, यहाँ पर 2R हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर भी 2R हो जाएगा, यहाँ नीचे इस जगह पर भी ये 2R हो जाएगा। अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पर भी ये 2R हो जाएगा। अब इधर की बात करें तो ये भी 2R है और ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा। मैं अगर उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो ये भी 2R है और ये ऐसे जुड़ा होगा। ये A है और ये B है, तो ये भी 2R है, ये भी 2R है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा दूँ, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा दूँ
ध्यान देते हैं, ये 2r है, ये 2r है, ये पैरेलल में है तो ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा प्लस ये दोनों 2r जुड़ के इसको 5r बना देंगे। तो कुछ इस तरह से ये 5r आ जाएगा। अभी भी ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे r हो जाएगा। तो ये आ जाएगा r और ये अरेंजमेंट जो है वो a और b के बीच में रहेगा। ये r आ गया, वो आ गया 5r। तो अब जब हम आखिरी में सॉल्व करेंगे इसको, अभी बचा तो दोनों पैरेलल में है तो r a b इज इक्वल टू 5r इंटू r अपॉन 5r प्लस r। तो यहाँ से r a b जो आ जाएगा वो आएगा 5r बाय 6। तो ये इस तरह से सिमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अलग तरह की सिमेट्री देखते हैं और इस बार इसका नाम होगा फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। बात करते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये हुई बात फोल्डिंग सिमेट्री की। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस, फिर इधर एक रेजिस्टेंस, समझते हैं पहले व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉम्बिनेशन के ही माध्यम से। मान लेते हैं ये R है, इसमें ये R है, ये 2R है और ये भी 2R है, ये B है और ये A है। अब होता क्या है इस केस में कि ये 2R है, ये 2R है, तो यहाँ पे जो सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी कहीं इस बीच में एग्जिस्ट करेगी, इसको फोल्डिंग सिमेट्री ये ऐसे कहते हैं। तो जब बीच में एग्जिस्ट करे ऐसे केस में तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मान लेंगे x और x। वैसे ही इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मान लेंगे y और y। और वैसे ही इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मान लेंगे z और z। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसको रिमूव कर देंगे और बाकी सारे जोड़ के हम, बाकी सब पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो वो हो जाएगा। तो इसको हटा के फिर हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि आधा आधा हम दोनों को देते हैं, ये हो गया r/2 और ये हो गया r, और जब हम जोड़ेंगे तो आ जाता है 3r/2। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो आधा आधा देते हैं, इसको हम आधा कर देंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो उस केस में ये सब पैरेलल हो जाते हैं और फिर हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो दिस इज़ अबाउट दिस। तो आगे बढ़ते हैं और इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं पहले और सॉल्व करते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। इसमें सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिमेट्री देखी। सिमेट्री देखने के बाद हम मान लेते हैं कि सिमेट्री के अराउंड जो पॉइंट हैं उनका पोटेंशियल सेम है। ये पॉइंट है तो इनका पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पॉइंट हैं तो इनका पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पॉइंट हैं तो इनका पोटेंशियल सेम है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये और ये पैरेलल में हो जाते हैं, ये और ये पैरेलल में हो जाते हैं। तो पैरेलल होने के कारण ये r/2 आ जाएगा, वो r आ जाएगा, और जब उस सीरीज में होंगे, जब उन्हें जोड़ेंगे तो 3r/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। आगे इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो देखने जा रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री,
तो ये यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं सभी रेजिस्टेंस को यहाँ पे आर 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 और आर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है। और फोल्डिंग सिमेट्री के केस में हम अगर बात करें तो इस पॉइंट का अगर रेजिस्टेंस x है तो इस पॉइंट का भी इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल x है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x हो जाएगा। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल y और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी y हो जाएगा। और ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं z। तो देख सकते हैं कि ये और ये रेजिस्टेंस x और z के बीच में है, ये और ये रेजिस्टेंस XA और XA के बीच में है। तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इसका और इसका जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और इनका रिजल्ट भी पैरेलल में हो जाएगा। और ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे अगर ये B के बीच में है। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये 2R और ये 2R पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये पहला वाला अगर A के ऊपर वाले की बात करें तो ये हो जाएगा R/2। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। ये दोनों X और Z और X और Z के बीच में सेम पोटेंशियल है यहाँ पर भी, तो ये हाफ हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे R/2। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से बात करते हैं। ये और ये सेम पोटेंशियल, ये दोनों 2R हैं तो वो सीधे सीधे R हो जाएगा। अब ये Z और Y के बीच में, ये भी Z और Y के बीच में, ये दोनों भी पैरेलल में हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा R/2। अब फाइनली ये X और B के बीच में है, ये Y और B के बीच में, ये भी Y और B के बीच में, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा R/2। अब ये R/2 ये R/2 मिलके R हो जाएंगे, फिर ये R और R मिलके R/2 बना देगा। तो इस तरह से अब रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो होगा ये R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2। तो ये A, ये R/2, ये R/2 और ये भी R/2। ये A है और ये टर्मिनल B है। तो यहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस आएगा RAB, ये R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, ये हो जाएगा 3R/2। तो यहाँ पर इसका नेट रेजिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 3R/2। तो इस तरह से हम फोल्डिंग सिमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री के। तो अगर एक ट्राइंगल के टाइप का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर है और तीसरा हम मान लेते हैं कि ऐसे है। अब अंदर भी एक ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। तो हमसे जो पूछा गया इस क्वेश्चन में A से लेके B के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये सभी R R R R R R R और R है। तो इन सभी रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो A से B के बीच में पूछा गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लाइन के अलावा एक फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है। अब जब बन रही है तो हम मान लेते हैं कि अगर इसका पोटेंशियल B है, इसका पोटेंशियल A है, इसको मैं मान लेता हूँ X, इसको मान लेता हूँ Y, इसको Z और इसको मैं मान लेता हूँ P। ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं कि कौन सा किसके अलाउ सिमेट्रिक है। माफ़ कीजिएगा, इसमें जब सिमेट्री होगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सिमेट्रिक पॉइंट के अलाउ सेम हो जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो मैं सिमेट्रिक पॉइंट की बात करूँ तो ये अगर x है, ठीक है, तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा। तो ये सिमेट्रिक पॉइंट्स है, तो इनके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये x और x के बीच में सेम पोटेंशियल पे है, तो ये रिमूव हो जाएगा। वैसे ही ये r y के बीच में है, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास बचता है। अगर ध्यान से देखें तो अब फिर से देखिए, x और y के बीच में है, ये भी x और y के बीच में है, ये x से b के बीच में है, ये x से b के बीच में है, और ये y से a के बीच में है, ये y से a के बीच में। तो ये सभी पैरेलल है। तो अगर मैं बनाऊं इसकी सिमेट्री से यहाँ पर, तो ये जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये होगा r/2, ये हुआ r/2। उसके बाद मैं दूसरे रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये भी हो जाएगा, इसके अलॉन्ग ये हो जाएगा r/2, और ये है पॉइंट B। उसके बाद a के अलॉन्ग ये पॉइंट हो जाएगा r। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस अब आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं और इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये इसके अलॉन्ग था, तो ये भी हो जाएगा r/2। तो ये आ गया r/2। हमें निकालना a से और b के बीच में है। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सीरीज में। तो तीनों को जोड़ देंगे, 3r/2 आ जाएगा। तो a से b के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, और उसके बाद यहाँ हो गया 3r/2। तो ये हो गया a से b के बीच में r, और ये हो गया 3r/2। तो पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा RAB, ये होगा 3r/2 इंटू r, 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर होगा 3/2, 3r/2, और नीचे हो जाएगा 3r²/2, नीचे हो जाएगा 5r/2। तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस जो है RAB के बीच में है। जो आंसर आएगा RAB, जो आंसर आएगा वो आएगा 3/5। तो इस तरह से हम कुछ फोल्डिंग सिमेट्री के सवाल को कर सकते हैं। धन्यवाद।